नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव कुछ ही दिनों में नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्यदेव नक्षत्र परिवर्तन करके पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र लीड बाय जुपिटर और करंट समय में अगर हम देखें तो सूर्यदेव जुपिटर के साथ ही ट्रांजिट भी कर रहे हैं और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का साथ में बैठना और सूर्य का देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में आना और पुनर्वसु नक्षत्र में आना एक बहुत ही ज़्यादा रोचक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पर समय हो रहा है सुबह का 5:30 का समय। पुनर्वसु कैलकुलेशन करते हुए इतना मज़ा आया, इसका इतना आनंद आया और मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह से प्लैनेट्स अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं। एक चीज़ मैंने महसूस करी है, शुरू करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि जब भी किसी ग्रह की गणना होती है, आप ऐसे ही कभी कोई गणना नहीं कर सकते। हर एक प्लैनेट की गणना का समय भी फिक्स होता है। ये मैंने अक्सर अपनी कैलकुलेशन में देखा है कि अगर मैं किसी ग्रह को लेकर के कोई भी कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कहीं तो नेचर में वो एक इक्वेशन बनी हुई है कि वो इक्वेशन उस गणना के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन जरूर बना रही है। जैसे पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब क्या है? पुनर्वसु पूरी तरह से व्यवस्थित होना, वापस से दोबारा किसी चीज का व्यवस्थित होना। दोबारा किसी चीज का व्यवस्थित होने से क्या मतलब है कि पहले वो चीज डिस्ट्रॉय होएगी और उसके बाद उसको ठीक किया जाएगा। यही है आपका पुनर्वसु नक्षत्र। फिर से बसना, उजड़ करके बसना, वापस से रिक्रिएट करना, किसी चीज को पूरी तरह से वापस से बदलना। अब मैं जब भी कैलकुलेशन कर रहा था तो सुबह का समय था। रात को सोने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं? अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अपने दिन की शुरुआत, अब मैं इस कैलकुलेशन को 1-2 दिन पहले दिन में भी कर सकता था जब ड्यूरिंग द डे था, बट उस समय इस कैलकुलेशन का मतलब शायद समझ नहीं आता, क्योंकि पुनर्वसु क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक नई शुरुआत, एक रिक्रिएशन ऑफ समथिंग। और यहीं पर जब हम सुबह उठते हैं और अपने दिन के लिए क्या करते हैं? एक नई शुरुआत करते हैं। तो इसी वजह से ये एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मुझे देखने को मिला। और कई सारी चीज़ें जो मुझे एहसास हुआ, आभास हुआ, वो मैं भी शेयर नहीं कर सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो पुनर्वसु नक्षत्र के इस दुनिया पर क्या प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं, देश में और दुनिया में किस तरह का घटनाक्रम हमें देखने को मिलने वाला है, इसके ऊपर मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 जुलाई, 6 जुलाई, 5-6 जुलाई के आसपास ये ट्रांजिट इक्वेशन बनना शुरू हो जाएंगी और 5 जुलाई से सूर्यदेव ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। 6 जुलाई को सूर्यदेव आ जाएंगे पुनर्वसु नक्षत्र में। 6 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। मतलब कि आने वाले ऑलमोस्ट 15 दिन, 13 से 15 दिन आप बोल के चलें, क्या रहेंगे इसको थोड़ा सा समझते हैं। सूर्यदेव का पुनर्वसु नक्षत्र में आना एक रिस्टोरेशन आफ्टर डिस्ट्रक्शन इंडिकेट करता है। अब हम डिस्ट्रक्शन को यहां पर इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं और क्या सूर्यदेव भी डिस्ट्रक्शन में अपना पार्टिसिपेशन करेंगे? देखिए, डिस्ट्रक्शन की कहानी तो ऑलरेडी लिखी जा रही है और प्लैनेट ने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं मंगल और केतु के इक्वेशन की। एक तरफ जहां पर देवगुरु बृहस्पति और सूर्यदेव साथ में बैठे हुए हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मंगल और केतु भी साथ में बैठे हुए हैं। अब कहानी कैसे होगी कि मंगल और केतु पहले चीजों को खराब करेंगे और उसके बाद सूर्यदेव को मौका मिलेगा उन चीजों को ठीक करने का। मतलब कि पहले रात होगी और उसके बाद सुबह का उजाला हमें देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि सूर्यदेव का पुनर्वसु नक्षत्र में आना एक बड़ी परेशानी और परेशानी के बाद उस परेशानी के सॉल्यूशंस को भी इंडिकेट यहां पर कर रहा है। अब ऐसे समय में अगर देखा जाए तो ये रीबैलेंस ऑफ पावर, रीबैलेंस ऑफ एनर्जी, रीबैलेंस ऑफ नेचर भी यहां पर इंडिकेट करता है।
तो शुरू के समय में डिस्ट्रक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा और अंतिम समय में रिस्ट्रक्शन के बाद रीबैलेंसिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये एक इक्वेशन मुझे पूरी तरह से समझ में आ गई। इसके अलावा देखा जाए तो इसका प्रभाव हर एक क्षेत्र पर पड़ेगा। इकोनॉमी पर पड़ेगा, पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, नेचर पर पड़ेगा, जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके ऊपर पड़ेगा, लीडरशिप के ऊपर पड़ेगा, रिलेशनशिप के ऊपर भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। तो अगर सूर्यदेव के ट्रांजिट करते ही या पिछले कुछ समय से आपके रिश्तों में दरारें आ रही है, रिश्ते परेशान कर रहे हैं, तो समझिए कि कहीं ना कहीं 10-12 जुलाई के बाद रिश्तों में एक समानता, एक रीबैलेंस, एक पॉजिटिविटी देखने को आपको जरूर मिल जाएगी। इस तरह के योग काफी ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा इस समय में हम ये कह सकते हैं कि पब्लिक में कुछ नई डिस्कशन, किसी चीज को लेकर के कोई बहुत बड़ा टॉपिक यहां पर शुरू होता हुआ नजर आएगा, जिसके ऊपर चर्चाएं बढ़ जाएंगी। इस तरह के योग भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट में उठापटक और उठापटक के बाद एक रिकवरी। पिछले समय में जो नुकसान हुआ वो अभी फर्स्ट हाफ ऑफ दिस नक्षत्र रिकवरी देगा, फिर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर आगे रिकवरी भी देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। बट एक चीज मैंने और देखी यहां पर कि चीजें रिपीट होती हैं, बार बार सेम एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। यहां पर वो घटना घटी, दूसरी जगह भी वही घटना घटी। इस तरह के संकेत काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि ये समय 3 चीजों के लिए काफी ज्यादा खराब होता है। पहला, धमकियों के लिए। कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए निर्णय चीजों को खराब कर देते हैं। आप किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो ये समय बहुत खराब है। इसके अलावा ये समय प्राकृतिक घटनाओं के लिए तो खराब है ही है, ये समय बीमारियों के लिए भी बहुत खराब दिखाई देता है। इस वजह से बीमारियों को लेकर के भी कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिलती है। सूर्यदेव आग के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि मंगल और केतु भी आग को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसीलिए जंगलों में आग लगना या आसमान से बिजली का गिरना, ये दोनों ही इक्वेशंस यहां पर देखी जाती है। और इसके अलावा इस समय में किसी चीज का मिसयूज करना, किसी चीज को गलत तरीके से प्रेजेंट करना और किसी तरह से एक इनस्टेबिलिटी का एक ऑरा क्रिएट करना, इस तरह के योग बनते हैं। पॉलिटिक्स में किसी तरह का विवाद उत्पन्न हो सकता है, कोई नेता इस्तीफा दे सकता है या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए किसी पर्सन की सेहत को लेकर के बहुत बुरी खबर देखने को मिले। इस तरह के भी योग यहां पर इस समय में बनते हैं। तो इसीलिए ये जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन के बाद एक पॉजिटिविटी को इंडिकेट करता है। अब थोड़ा डेट वाइज समझते हैं और जगहों के साथ समझते हैं कि इवेंट कहां और कैसे हो सकते हैं, दुनिया के किन किन जगहों पर कैसा कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुरुआत का समय अगर हम देखें, 5 तारीख 6 तारीख का समय जब मैं देखता हूं तो ये समय जो है ये चाइना के लिए अच्छा नहीं है, जापान के लिए अच्छा नहीं है, फिलीपींस के लिए अच्छा नहीं है और साथ ही साथ पूर्व दिशा ईस्ट डायरेक्शन के लिए अच्छा नहीं है। यहां पर अर्थक्वेक की चीजें काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है, भूकंप की घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, समुद्र में किसी तरह का बड़ा भूकंप आना और सुनामी का अलर्ट आना इस समय में जरूर देखा जा सकता है। 5 तारीख और 6 तारीख को इस तरह की घटनाओं की संभावनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। कहा जाता है कि ये समय टेक्टोनिक प्लेट्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं होता। जमीन में जो भूकंप के लिए परतें इधर से उधर खिसकती है उसके लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति जब साथ में बैठे हैं और उधर मंगल और केतु जब साथ में बैठे हैं तो डिस्ट्रक्शन अंडर अर्थ और अंडर वाटर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। 5 तारीख के बाद अगर थोड़ा सा हम आगे देखें तो 6 तारीख 7 तारीख और 8 तारीख का जो समय रहेगा, ये समय नॉर्थ इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यूपी में या दिल्ली में कोई बहुत बड़ा हादसा हो, इस तरह की संभावनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा आप टर्की, सीरिया, इजराइल की तरफ कुछ बहुत बड़ा अटैक, कुछ बहुत बड़ी घटनाएं या बहुत बड़ा विस्फोट या बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट देखें तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। और इसमें एक चीज कही जाती है, फायर इंसिडेंट, कोई रिलीजियस प्लेस, कोई पॉलिटिकल पर्सन
और वेदर, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई बॉम्ब या कोई धमाका किसी रिलीजियस प्लेस पर हो गया, कोई बॉम्ब या कोई धमाके में किसी बड़े नेता को कोई नुकसान हो गया, या वेदर की वजह से किसी नेता को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इस तरह के भी योग बनते हैं। या किसी रिलीजियस प्लेस के आसपास वेदर की वजह से कोई बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट हो गई, तो इस तरह के भी योग इस तारीख के आसपास बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए सूर्यदेव का ये जो ट्रांजिट है इन तारीखों में और इन जगहों पर थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियां क्रिएट करता है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई और 13 जुलाई ये जो समय है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ साथ ही अमेरिका के लिए कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस और साथ ही साथ एरिज़ोना में यहाँ पर भी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। या फिर उन एरिया में जहाँ पर थोड़ा सा जंगल का एनवायरनमेंट है, जहाँ पर थोड़ा सा जानवर ज़्यादा हैं, ये समय जानवरों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और टेक्निकल चीज़ों से जुड़ी हुई कंपनीज ले लीजिए या टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स ले लीजिए, उसके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। ये समय पावर और गैस के लिए अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। इस समय में किसी तरह की नेचर को लेकर के कोई डिस्टर्बेंस और समुद्री इलाकों में कोई बहुत बड़ी परेशानी देखने को मिले, तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो ये समय थोड़ा सा विचलित करने वाला ज़रूर बन सकता है इन जगहों पर। इसके बाद अगर हम देखें 14 जुलाई से लेकर के और जब तक सूर्यदेव इस नक्षत्र में रहेंगे तब तक, स्पेशली 14 to 18, 19 तक का जो समय रहेगा, इस समय में नॉर्थ डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहेगा, काफ़ी ज़्यादा। ये समय रशिया के लिए अच्छा नहीं है, ये समय स्पेन के लिए अच्छा नहीं है, पुर्तगाल के लिए अच्छा समय नहीं है, बांग्लादेश के लिए अच्छा समय नहीं है, भूटान के लिए अच्छा समय नहीं है, नेपाल के लिए अच्छा समय नहीं है, म्यांमार के लिए अच्छा समय नहीं है, और भारत में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी आप कह सकते हैं लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, बाढ़ की वजह से कोई बहुत भारी परेशानी देखने को मिले, इस वजह से चीज़ें ख़राब हों, बॉर्डर पे कोई टेंशन हो, तनाव हो। और वेदर तो खैर बहुत ज़्यादा परेशानी देगा ही देगा, और मिलिट्री का कहीं पर कोई इस्तेमाल हो तो इस तरह के भी योग देखने को मिलते हैं। और ये एक समय रहेगा स्पेशली 17, 18, 19 के आसपास। एविएशन इंडस्ट्रीज को लेकर के या हवाई जहाज को लेकर के भी थोड़ा सा तनाव देखने को मिलेगा, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में भारत के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, क्योंकि देखिए भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमने अभी प्रभाव देखा है पिछले कुछ समय से, ग्रहों का प्रभाव, मॉनसून का प्रभाव, प्राकृतिक घटनाओं का प्रभाव, और साथ ही साथ अन्य श्री की एक अशांति का माहौल हमने भारत में देखा है। इस वजह से जब मैंने भारत को स्पेसिफिकली कैलकुलेट किया तो भारत में हैवी रेन इन ईस्ट डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस बार की बारिश में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और राजस्थान ज़्यादा, और पश्चिम बंगाल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि रिलीजियस प्लेसेस पे कोई फेक काम अगर हो रहा है तो वो बाहर निकल के आ सकता है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। कोई फेक एक्टिविटीज़ बाहर निकल के आ सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई फ्रॉड बाहर निकल के आ सकता है, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ ही साथ 15 तारीख के बाद, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, इसको एक्सप्लेन करूँगा मार्केट एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर भी, 15 तारीख के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं मार्केट के क्रैश करने की योग यहाँ पर बन रहे हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो इस समय में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होगी। इस पूरे समय में नक्षत्र ट्रांजिट से लेकर के नक्षत्र खत्म होने तक के बीच में कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर हमारे देश में ज़्यादातर चांसेस हैं कि देखने को मिलेगी, कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस तरह के योग काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अगेन सन इन पुनर्वसु नक्षत्र रीबर्थ का काम करता है, पुनर्जन्म का काम करता है, वापस से किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ने का काम करता है। ये समय ग्लोबल
लेवल पर अगर देखा जाए तो एक पीस को इंडिकेट करता है। चीज़ें खराब हो रही हैं, उन चीज़ों को बनाने के लिए, एक पीस को जनरेट करने के लिए ये समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। साथ ही साथ इस समय में हम सभी को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह की उलझनों में ना उलझें, किसी तरह की परेशानियों में ना उलझें और इसी के साथ साथ अन्य तरह की गतिविधियों में अपने आप को ना उलझाएं। हम सभी भी अगर अपने जीवन में एक नया बदलाव चाहते हैं, एक नए तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें भी इस समय का पूरा पूरा फायदा ज़रूर उठाना चाहिए। सूर्य जब पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं, आपके जीवन में भी एक मौका मिलता है कि आप भी अपने जीवन की चीज़ों को करेक्ट करें और सही दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखने का पूरा पूरा प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।